हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स में। तो हमने एक्सप्लोर फिजिक्स में जो है पढ़ा था गॉस लॉ का एप्लीकेशन। कुछ एप्लीकेशंस हमने जो है इससे प्रीवियस लेक्चर में किए थे। तो हमने एक स्पेरिकल शेल का जो है केस किया था पीछे। तो स्पेरिकल शेल के केस में हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पेरिकल शेल, ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेरिकल शेल, आउटसाइड द स्पेरिकल शेल, ये हमने फाइंड आउट किया था। तो हमने देखा था कि इनसाइड में जीरो था और सेम केस जो है आपका एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर के लिए भी लागू होगा, ऐसी बात मैंने कहा था आपसे। अब मैं जो है आपका वही स्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं। एक स्पेरिकल शेल है, चार्ज स्पेरिकल शेल है, लेकिन उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। कहने का मतलब क्या है कि अब वो हॉलो नहीं है और वो नॉन कंडक्टिंग है, क्योंकि अगर कंडक्टिंग होगा तो उसके सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। तो सरफेस वाला अब हमें केस नहीं लेना है, हमें पूरे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के सेंस को लेना है। यानी कि इसमें पूरा जो है अंदर से लेके इसके सरफेस तक पूरा चार्ज क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर गया है यूनिफॉर्मली इसके वॉल्यूम में। तो इसलिए हमें नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिख रखा है यहाँ पे। देखो, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऐसा इसलिए लिखा है। अगर मैं कंडक्टिंग लिखूंगा तो बिकॉज ऑफ द स्किनिंग इफेक्ट चार्ज फिर जो है बाहर आ जाएगा, तो फिर वो पुराना केस ही हो जाएगा। तो हमारे पास जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स होते हैं, यानी कि नॉन कंडक्टिंग जो मटेरियल्स हैं, उनमें यदि हम चार्ज देते हैं तो उनमें चार्ज जो है आपका उसके वॉल्यूम में जो है स्प्रेड कर जाता है। तो वो वाले केस को हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्फीयर का केस मैंने ले रखा है। तो स्फीयर के आउटसाइड में कितना होगा, उसके सरफेस पे कितना होगा और उसके इनसाइड कितना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। डायग्राम मैंने पहले से बना दिए ताकि जो है समय ज़्यादा ना लगे, इसलिए मैंने डायग्राम पहले से यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो आप देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है किससे, ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग वर्ड को यहाँ पे यूज करने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि अगर कंडक्टिंग ले लूंगा तो फिर जो है स्पेयर में एक समस्या आ जाएगी, और वो स्पेयर में समस्या क्या आ जाएगी, ये पूरा का पूरा चार्ज उसके रिसाइड कर जाएगा उसके सरफेस में बिकॉज ऑफ द स्किनिंग इफेक्ट। ये मैं पहले बोल चुका हूँ, ठीक है। अब मैंने नॉन कंडक्टिंग लिया है तो इसमें चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर गया है। मान लिया जाए ये एक स्पेयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। ये एक ये स्पेयर है, देखिए ये पर्टिकुलर स्पेयर है, इसका रेडियस जो है कैपिटल आर है। और इस स्पेयर में क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर गया है, पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर गया। देखो मैंने प्लस 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 साइन दे रखा है, पूरे स्पेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर गया है। तो ये एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसके पास वॉल्यूम है और इसके थ्रू आउट द वॉल्यूम में पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर गया है। तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, रो। रो से हम उसको डिनोट करते हैं। तो रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ दिस स्फीयर, दैट इज इस वाले स्फीयर का, ये जो दिख रहा है आपको अंदर की साइड जिसका रेडियस कैपिटल आर है, अपॉन कितना हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। तो ये मैंने वॉल्यूम इसका निकाल मतलब जो है चार्ज डेंसिटी को यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है, जिसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। तो मैं इसमें कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं, ऐसे ही जैसे हमने पहले पढ़ा था कि आप बाहर निकाल सकते हैं, इसके सरफेस पे निकाल सकते हैं और इनसाइड निकाल सकते हैं। तो मैंने ये तीनों केस एक एक करके लिखे हुए हैं यहाँ पे। अभी मैं इनको निकाल के दिखाता हूँ उनके एक्सप्रेशंस को। तो आउटसाइड द स्पेयर, तो आउटसाइड द स्पेयर मान लिया जाए हमें इन पॉइंटों पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे कहीं पे भी निकालना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस को कंसिडर किया, GSS या दैट इज गॉसियन स्पेरिकल सरफेस को इस स्पेयर के चारों ओर कंसिडर किया, जिसका रेडियस जो है आपका स्मॉल r है, ठीक है। ये जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक इस गॉसियन स्पेरिकल सरफेस का, उसका रेडियस स्मॉल r है। और उसमें एक छोटा सा जो है सरफेस जो है कंसिडर कर दिया, जिसका एरिया जो है वेक्टर जो है dA है, यानी कि इसका एरिया जो है dA है। और इसमें से निकलने वाला मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो देखिए जरा, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की ओर निकलता है। तो ऐसे करके निकल रहा है, तो इस सरफेस से कहाँ की ओर निकल रहा है, बाहर की ओर निकला, ये हो गया आपका। दूसरा जो है DA, DA जो है क्या आपका एरिया वेक्टर है, वो कहाँ से निकलता है, सेंटर से ऐसे करके बाहर की ओर निकलता है और सरफेस पे परपेंडिकुलर, क्योंकि मैंने कहा था थ्री डायमेंशनल में जो है, जो आप एरिया वेक्टर लेंगे वो अंदर से बाहर की ओर डालेंगे, तो अंदर से बाहर की ओर, तो ये DA वेक्टर हो गया। रेड पेन से आप रेड कलर से आपको दिखा रखा है। तो इस छोटे से उससे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो वो कितना होगा आपका, ई डॉट डी ए
ये पास होगा, ठीक है। तो गॉस कहता है कि जो टोटल फ्लक्स इस पूरे गॉसियन सरफेस से पास होगा, जो टोटल फ्लक्स इस पूरे गॉसियन सरफेस से जो पास आउट होगा, वो उसको कैसे हम लिखते हैं, ऐसे, सरफेस इंटीग्रेशन अंदर कितना चार्ज है उसका एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो गॉस के अकॉर्डिंग हो गया, ये हम सभी को पता चल गया। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसके आउटसाइड में कितना जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो देखिए जरा, ई और डी ए के बीच में एंगल कितना है, ई भी उसी दिशा में है, डी ए भी उसी दिशा में है, तो दोनों के बीच में जीरो एंगल है। तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, ये इंटीग्रेशन क्लोज एस ई डी ए कॉस जीरो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गया। अगर हम cos जीरो को देखें तो cos जीरो की वैल्यू जो है 1 होती है, और E जो है इसके हर पॉइंट पे यानी कि गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट में सेम रहेगा, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ दिस गॉसियन पॉइंट, गॉसियन सरफेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज योर सेम, सबके सेम है, तो जाहिर सी बात है हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम रहेगा, तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने कभी आपसे कहा था पिछली क्लासेस में कि जब भी आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो इंटीग्रेट में जो कांस्टेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हो तो बाहर रख सकते हैं। तो ये मैंने बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन डी ए, और ये तो 1 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि हम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो ये डी ए है क्या, अगर हम डी ए को जरा ध्यान से देखें तो ये सरफेस इंटीग्रेशन है, ये सरफेस इंटीग्रेशन है, यानी कि इस गॉसियन सरफेस के छोटे छोटे सरफेस को जोड़ना है हमको, इंटीग्रेट का साइन है। तो डी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, छोटे सारे स्पेयर्स के जो है छोटे छोटे इस गॉसियन स्पेयर के छोटे छोटे टुकड़ों को अगर मैं जोड़ता चले जाऊंगा तो कितना एरिया आएगा, कितना एरिया आएगा, एक पूरे जो है स्पेयर का एरिया आ जाएगा। और जिस स्पेयर का मैं निकाल रहा हूँ उसका रेडियस आर है, तो एक स्पेयर का जो है जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर कौन सा वाला, इस ये वाला आर भी ले सकते हैं, लेकिन ये आर इसलिए ले सकते हैं क्योंकि हम इंटीग्रेट इस वाले सरफेस में कर रहे हैं जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो कितना हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर। सो इन प्लेस ऑफ दिस, यानी कि इसकी जगह पे, इस पर्टिकुलर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये तो ई तो अपनी जगह पे है, ये कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको मैं सॉल्व करूं, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर इज गिवन बाय, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ दिस स्फीयर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। तो ये सेम ऐसा ही है जैसे स्फेरिकल शेल में निकाला था आपने, उतनी ही वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली। अब ऑन द सरफेस पे हम निकालते हैं, तो ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इस स्फीयर के सरफेस पे कितना होगा, यदि जो है अगर हम जो है स्फीयर के को जो है अगर देखें जरा ध्यान से, तो इस स्फीयर का रेडियस कितना है आपका, जिस इसके सरफेस पे निकाला है, तो कैपिटल आर है, ठीक है। तो जो ये आर था, स्मॉल आर था, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहाँ तक लाना पड़ेगा, इसके सरफेस तक लाना पड़ेगा, यानी कि आर बिकम इक्वल टू कैपिटल आर। आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो यही गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। फिर मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये वाला पोर्शन में क्या आ जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन को ही हम यूज कर सकते हैं उसके लिए। तो कितना हो जाएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चार्ज कितना है पूरे स्फीयर का, इस कैपिटल आर का, Q, और कितनी दूरी पर, उसके सरफेस पे निकालना है, बिकॉज स्मॉल आर जो बाहर की साइड था वो सरफेस पे आ गया है, तो स्क्वायर हो गया और ये हमारा एक्सप्रेशन निकल गया। ये देखिए, ये हमारा एक्सप्रेशन निकल गया। तो इस एक्सप्रेशन को अब हम बड़ी इजीली जो है लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ दिस sphere that is charge is non-conducting solid sphere is your 1/4 pi epsilon naught q upon capital R square। इसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ बेटा, ऊपर जो मैंने मिटाया था थोड़ा सा। तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो ये आ गया दूसरे का एक्सप्रेशन, यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर के, यानी कि किसी भी सेक्शन में अगर निकालना चाहेंगे जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, चार्ज स्फीयर का, तो इतना हो जाएगा। अब थर्ड वन हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है,
क्यों है प्रॉब्लमेटिक? क्योंकि शेल में तो ये 0 हो गया था, क्योंकि चार्ज पूरा बाहर रिसाइड कर रहा था, उसके सरफेस पर रिसाइड कर रहा था, लेकिन यहाँ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमें चार्ज डेंसिटी का सहारा यहाँ पे लेना पड़ेगा कुछ काम करने के लिए। तो ध्यान से देखिए, गॉस कहता है कि जो भी टोटल फ्लक्स पास होता है वो हमेशा बराबर होता है 1/ε0 टोटल चार्ज इनसाइड दैट पर्टिकुलर क्लोज सरफेस। तो अभी अगर मैं क्या करूं, तो इस केस में क्या हो रहा है, हम अंदर आ गए, तो जाहिर सी बात है वो पॉइंट जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी कि उसका जो है डिस्टेंस जो है इस कैपिटल यानी कि रेडियस ऑफ द स्फीयर जो मुझे सॉलिड स्फीयर मिला हुआ है उससे कम होना चाहिए। तो मैंने उससे रेडियस तो देखो कम दिखा दिया, यानी कि आर शुड बी लेस देन कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर जो है, देखिए कैपिटल आर जो है आपका क्या है, इस स्फीयर का क्या है, रेडियस है। ये स्फीयर का रेडियस है, मैंने दिखा रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिखा रखा है। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। तो अंदर की साइड जो है स्मॉल आर यहाँ पे, यानी कि इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के ये पॉइंट कहाँ की साइड है, अंदर की साइड है, तो आर स्मॉल आर शुड बी लेस देन कैपिटल आर, ऐसा होना चाहिए। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनसाइड द स्फीयर, यानी कि केस किसका हो गया आपका, आर इज लेस देन कैपिटल आर, दैट इज स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर का केस हमने ले लिया। ठीक है, तो सेम वही गॉसियन सरफेस हमने अंदर, अब ये जो सॉलिड स्फीयर है इसके अंदर जो है डिजाइन की, ये जो आपका ब्लू कलर से सॉलिड स्फीयर की जो मतलब देख रहे हैं गॉसियन सरफेस स्फीयर, गॉसियन सरफेस देख रहे हैं, स्फेरिकल सरफेस देख रहे हैं अंदर की साइड, जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है उतने का ही मैंने रेडियस बना दिया, और एक छोटा सा जो है एक एरिया वेक्टर यहाँ पे क्या किया, बनाया। और यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे निकला होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलेगा, तो इस गॉसियन इस पर्टिकुलर डी एरिया से क्या होगा आपका, ऐसे करके बाहर की ओर निकला। और अंदर से ही मैंने जो है ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो अंदर से ही मुझे जो है एरिया वेक्टर का जो है नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, तो डी ए यानी कि डी ए जो वेक्टर है वो कहाँ की साइड होगा, बाहर की साइड होगा। तो ये दोनों देखो एरो बाहर की साइड है, ये आ गया, तो यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो गॉस कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इस गॉसियन सरफेस से, जो अंदर वाला गॉसियन सरफेस है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो वो बराबर होता है ई डॉट डी ए मस्ट बी इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस, जो भी चार्ज है। तो माना क्योंकि पूरे स्फीयर का चार्ज कितना है, कैपिटल स्मॉल क्यू ले रखा है मैंने, देखो ये स्मॉल क्यू चार्ज ले रखा है, इस पे जो है कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू है, इस पे कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू है। ठीक है, लेकिन अंदर वाला सेक्शन लूंगा तो इसमें तो चार्ज कम, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम अलग है, और ये बड़े वाले का वॉल्यूम अलग है, पूरे बड़े वाले में जो है स्मॉल क्यू चार्ज है, तो इतने वाले सेक्शन में कितना जो है आपका चार्ज होगा, माना कि वो चार्ज कितना है, क्यू डैश है, कितना है आपका क्यू डैश है, अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन सरफेस ई डी एस, ई डी ए सॉरी, यहाँ पे मैंने एरिया वेक्टर को डी ए लिया हुआ है, cos 0, cos 0 क्यों लिया, बिकॉज द एंगल बिटवीन डी ए एंड ई इज योर 0, तो वो 0 एंगल हो गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास आ गया। क्यू डैश कहाँ का चार्ज है, ये जो इनर जो स्फीयर दिख रहा है आपको, सॉलिड स्फीयर, हमने जो गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फेरिकल स्फीयर जो है कंसिडर किया हुआ है, तो ये स्फीयर का जो है के अंदर का जो चार्ज है उसको शो कर रहा है। अगर इसको सॉल्व करूं, क्योंकि अब बोलोगे ई को क्या करेंगे, ई तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह पे अगेन इसके इस गॉसियन स्फीयर के हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी, तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इसको मैंने बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन एस, ये आ गया आपका ई डी ए की, डी को ई बाहर रख दिया, डी ए cos 0 इज योर 1, और ये कितना हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया। इसके बाद मैं एक्सप्रेशन को यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, तो ई डी ए छोटे छोटे इन एरियाज को जोड़ता चले गया, जोड़ता चले गया, जोड़ता चले गया, तो ये से डी ए की वैल्यू कितनी होगी, इंटीग्रेशन सरफेस डी ए मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई। अब ये पूरा स्पेयर का जो है आपका जो सरफेस एरिया होता है वो कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, तो कौन सा आर स्क्वायर, तो छोटा वाला। क्यों लूंगा बेटा छोटा वाला आर, क्योंकि जो है इस वाले स्पेयर को जो है आपका क्या कर रहा हूँ, एक के सरफेस को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उसका रेडियस स्मॉल आर है, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे
इस इंटीग्रेशन क्लोज डी की जगह मैं लिख सकता हूँ 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपका। तो देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस solid sphere charge sphere is given by 1 by 4 pi epsilon naught q dash upon r square, where r is your, इधर पे r क्या है, r is less than कैपिटल R है। समझ में आ रही बात है। लेकिन ये एक्सप्रेशन जो है अभी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें टोटल चार्ज दे रखा होगा, इस पूरे जो स्पेयर दे रखा है, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर का टोटल चार्ज क्यों दे रखा है। तो दिस एक्सप्रेशन शुड बी इन टर्म ऑफ टोटल चार्ज, क्योंकि ये क्यू डैश तो जो है अंदर वाले इनर गॉसियन सरफेस का जो है, जो के अंदर जो टोटल चार्ज है उसको बता रहा है। तो इस टोटल चार्ज को कैसे निकालेंगे, उस चीज के लिए अब हम काम कर रहे हैं। तो टोटल चार्ज क्यू डैश कितना होगा, तो हमने देखा चार्ज डेंसिटी इतनी है, इतनी चार्ज है, यूनिट चार्ज डेंसिटी दैट इज एक यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 स्मॉल आर क्यूब होगा, ठीक है। तो जो हमारा जो है चार्ज क्यू डैश है वो कैसा नजर आएगा, क्यू डैश इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज डेंसिटी होगी इनटू वॉल्यूम ऑफ इनर स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ इनर स्पेयर इज ईयर कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि क्यू डैश इज द चार्ज, चार्ज कहाँ का चार्ज है बेटा, ये जो गॉसियन स्पेयर है, जो अंदर वाला स्पेयर है उसका चार्ज है। तो जाहिर सी बात है चार्ज डेंसिटी इंटू दिस करूंगा तो ये निकल जाएगा। तो क्यू डैश की वैल्यू को अगर हम निकालना चाहें तो क्यू डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रो, द वैल्यू ऑफ रो इज योर क्यू अपॉन दिस दैट इज कैपिटल स्मॉल क्यू टोटल चार्ज ऑन द स्पेयर, ठीक है, अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, जो बचा हुआ है वो आपका क्यू डैश है। क्यू डैश इज इक्वल टू कितना नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए, तो क्यू अप आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, तो ये क्यू डैश आ गया। तो इस सेक्शन को यदि हम ध्यान से देखें, इस पर्टिकुलर सेक्शन को अगर हम ध्यान से देखें, तो इसको अगर यहाँ पे रख दूंगा, द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस non-conducting solid charge sphere is given by E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q dash, q dash is your q r cube upon capital R cube, ये एक स्मॉल r cube स्क्वायर भी है बेटा, ये लिख दिया। तो ये और ये कट गया, देखो ये पूरा का पूरा कट गया, तो ये r cube है तो इसमें से एक r बच गया। तो E is equal to कितना नजर आएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 by 4 pi epsilon naught q R upon capital R cube. This is the expression for electric field inside the solid charge sphere, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। देखिए, तो आपने देखा होगा कल वाले मेरे लेक्चर में, उसमें आपको पता चला होगा कि जो है इनसाइड में शेल में जो है 0 था, और एक कंडक्टिंग स्पेयर में भी अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू है। और इस एक्सप्रेशन को यदि ध्यान से देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज योर कांस्टेंट, क्यू इज अगेन ए कांस्टेंट, क्योंकि एक बार जो चार्ज आपने ले लिया, इस स्पेयर में जो चार्ज आपने दे दिया वो भी कांस्टेंट रहेगा, और इसका रेडियस भी क्या रहेगा, इस बड़े वाले स्पेयर का जिसका जो है आपका, जिसमें चार्ज क्यू दे रखा है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो आपको क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, आर के प्रोपोर्शनल है, ये हमें यहाँ पे पता चल गया। अब इसको थोड़ा सा जो है एक और एक्सप्रेशन निकालते हैं, लेकिन उससे पहले इसको ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये ग्राफिकली कैसा दिखता है। तो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो आउटसाइड यहाँ से ओ पॉइंट से सेंटर से जो है बाहर की साइड जब हम निकल रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो उसका वेरिएशन देख रहे हैं, यानी कि इसके सेंटर से जो दूरी है उसके साथ। तो अगर उस वेरिएशन को अगर हम देखना चाहें तो वो कैसा नजर आएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये आपका r है, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है। ये पर्टिकुलर चीज आपको किसको दिखा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस को शो कर रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें
यहाँ से लेके यहाँ तक लीनियरली जो है एक्स जो है आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे मैं यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ दिस गॉसियन स्फीयर, इस गॉसियन स्फीयर के रेडियस के जो है प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे गॉसियन रेडियस इससे थोड़ा बड़ा बना दोगे तो उतना ही ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्यों बनेगा, फिर कॉमन सेंस लगाइए, क्योंकि चार्ज इनसाइड द स्फीयर बढ़ता चलेगा, जैसे स्फीयर का साइज बढ़ेगा तो बढ़ता चले जाएगा। तो इसलिए जो है लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा है। तो कहाँ तक आ रहा है, सिर्फ आर दूरी तक, यानी कि जो है कैपिटल आर डिस्टेंस तक जो है, कैपिटल आर डिस्टेंस तक अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे तो ये यहाँ तक जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लीनियरली क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। लीनियर रिलेशन ऐसा आ जाएगा क्योंकि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो तो इन दैट केस में एक लाइन की इक्वेशन बनेगी और ऐसी लाइन की इक्वेशन बनेगी जो सेंटर से होते हुए जाएगी। तो ये आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो E इज इक्वल टू E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये जो स्मॉल r है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं, इसके सरफेस पे पहुंच जा रहे हैं, उसके बाद सब्सिक्वेंटली क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये डिक्रीज कर, यानी कि सरफेस पे सबसे अधिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर उसके बाद जो है डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो वैल्यू कितनी होगी आपकी, अगर हम देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, इस जगह पे जो वैल्यू होगी सबसे अधिक होगी, जैसा शेल के लिए भी था। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, सब्सिक्वेंटली डिक्रीज कर रही है। देखो कैसे डिक्रीज कर रही है, इस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज योर कांस्टेंट, Q इज योर कांस्टेंट, तो किसके ऊपर निर्भर कर रही है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी कि 1/r स्क्वायर के रेट से बहुत तेजी से जो है डाउन हो रही है। तो उसको कैसे दिखाते हैं, तो ऐसे करके ग्राफ आएगा, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ये आपका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। ठीक है, अब इन एक्सप्रेशनों को थोड़ा सा और बदल लेते हैं बेटा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन अभी हमारे जो है कुछ और चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तो मैं इन एक्सप्रेशनों को बदल रहा हूँ। ठीक है, यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम ध्यान से देखें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी के टर्म में अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना चाहते हैं तो आउटसाइड के लिए जो है कितना होगा, यदि आर जो है स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से बड़ा हो तो उस केस में कितना होगा। एक तो एक्सप्रेशन ये हो गया, दूसरा एक्सप्रेशन हम निकाल रहे हैं तो क्यू की वैल्यू क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि मुझे चार्ज डेंसिटी के टर्म में इस एक्सप्रेशन को लिखना है। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपनी जगह पे है, और ये आर स्क्वायर भी अपनी जगह पे है। तो इन प्लेस ऑफ क्यू यू कैन पुट रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, 4 पाई कैंसिल आउट, और जो बचा हुआ है आपका जो कैपिटल आर क्यूब है बेटा ये, ठीक है, कैपिटल आर क्यूब। तो ये इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे लिखें तो हमें क्या मान नजर आएगा, देखो E ये 3 भी है बेटा, 4/3, ठीक है, 4/3 आर क्यूब। अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो रो बचा हुआ है, एक रो ऊपर कितना बचा हुआ है आपका, देखो आर क्यूब अपॉन ये कितना है 3, और नीचे एक एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है और एक आर स्क्वायर बचा हुआ है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी। किसके टर्म में है बेटा, ये चार्ज डेंसिटी के टर्म में है। तो इस एक्सप्रेशन को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। दूसरा, अगर इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को लिखना चाहते हैं, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ बेटा। इस एक्सप्रेशन को अगर जो है चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर तो है ही, इंटू क्यू, क्यू कितना है देखो, रो इंटू दिस दैट इज रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर कितना हो जाएगा, क्यूब, दिया गया। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, दिस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर आर क्यूब को कैंसिल करेगा, जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
इसकी वैल्यू कितनी बची है, रो बची हुई है, और ये कितना है आपका आर बचा हुआ है आपका, ठीक है, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होगी। तो आप देखिए कितने मस्त एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, अगर आप इनको देखें तो आपको पता चलेगा बड़ा अच्छे एक्सप्रेशंस इसमें जो है आपके ड्रॉज हो रहे हैं, तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और लास्ट वन क्या है, अगर इस एक्सप्रेशन को जो है हम इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी चाहते हैं तो अगेन इसको भी लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये अपनी जगह पे है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू चार्ज क्यू की वैल्यू कितनी है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो कितना हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो ये कैपिटल आर क्यूब क्या जो है कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और जो चीज़ बची हुई है उसको अब हम लिख रहे हैं। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए इसको, एक तो ऊपर रो बचा हुआ है, ठीक है, ये रो हो गया आपका, और R बचा हुआ है, नीचे ये के 3 बचा है, 3 एप्सिलॉन नॉट। तो दीज आर द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड inside, this is the expression for electric field inside the solid charge non-conducting sphere in term of charge density। ये एक्सप्रेशन भी ठीक है, हमने इसको चार्ज डेंसिटी के टर्म में दिखा दिया, तो ये भी आपका निकल गया, ये भी वही एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन भी जो है आपका यूज होता है, आपको दूसरे ढंग में भी जानना जरूरी है, तो इस ढंग से यहाँ पे भी हमने निकाल दिया। तो इन सारे एक्सप्रेशंस को आप देखिए, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि सर इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं आपकी उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, इसको करिए और समझने का प्रयास कीजिए, पढ़ते रहिए बेटा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, सबसे बेस्ट है आपका फिजिक्स में प्रैक्टिस कीजिए और समझिए ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों, जब तक आपके लॉजिकल ब्रेन काम नहीं करेगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, आज के लिए इतना ही, ओके बाय, टेक केयर।